हैं आप सभी के मैं आपके मन से सक्सेस पॉइंट स्वागत करता हूं। एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं दोस्तों। फटाफट से चलते हैं, डिस्कशन करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों का। फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इतनी मेहनत के साथ मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाता हूँ, जो कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे दोस्तों, इसलिए लाइक किया करें, कमेंट किया करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत के विजय के विषय में जानकारी आहनानूर एवं मुर्नानूर ग्रंथ से प्राप्त होती है। अगला कथन है बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के विजय की जानकारी महास्थान अभिलेख से प्राप्त होती है। तीसरा कथन है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण चंद्रगिरी पहाड़ी पर त्यागा था। तो भी ऊट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो अगर बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत के विजय की जानकारी आहनूर एवं मुर्नानूर ग्रंथ से प्राप्त होती है, सही है। अगला है बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के विजय की जानकारी महास्थान अभिलेख से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण चंद्रगिरी पहाड़ी पर त्यागा था। तो तीनों ही बातें सही है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? 1 2 3। 1 2 3 कहाँ पे? डी पे दिया हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक के राज क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया है? बराबर पहाड़ी गुफा अभिलेख, धौली मुख्य शिला राजादेश, सहस्त्रम गौण शिला राजादेश, लवरिया अराराज स्तंभ राजादेश। तो फटाफट से दोस्तों कमेंट कीजिए, आंसर देते रहिए दोस्तों। आप ही लोगों के लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आता हूं दोस्तों, ताकि आप लोग अपने लक्ष्य तक बहुत करीब पहुंच सकें। हमारा उद्देश्य है आपकी सफलता दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को शेयर भी करें और आंसर भी दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया है? बताइए दोस्तों, पूर्वोत्तम भागों में स्थापित किया गया है, बताइए कौन सा एक है जो पूर्वोत्तम भागों में स्थापित किया गया है? बताइए। तो दोस्तों अगर हम बात करें एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में जो स्थापित किया गया है, तो वो है धौली मुख्य शिला राजादेश। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला कथन कह रहा है, प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा के लिए अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैनी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। तो दोस्तों ये कथन सही है। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था जो मंडलों में विभाजित थे, ये भी कथन सही है। सहोगौरों और महास्थान से ग्राम शासन की कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें अन्नागारों एवं अन्य संचय का उल्लेख है। तो तीनों ही कथन सही है दोस्तों। तीनों कथन कहाँ पे मिलेगा? 1 2 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले निर्माण किया गया था? भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत स्मारक, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, उदयगिरी स्थित वारा मूर्ति। बताइए दोस्तों। दोस्तों आप लोग आंसर नहीं देते हैं दोस्तों, ठीक है, तो फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पहले हुआ है, तो ये हो जाएगा धौली स्थित शैलकृत स्मारक का। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे? धर्म महापात्र, धर्मस्थीय, रज्जुक और कंठ संशोधन। तो सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। बताइए क्या आंसर होगा? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, तो वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके धर्मस्थीय और कंठ संशोधन, यानी कि दूसरा चौथा कहाँ पे? डी पे। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है
निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और फिर बाद में अशोक को भेजा था। जी हाँ दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि सम्राट ने 2 चीज अंगूरी मुद्रा तथा सूखी अंजीर भिजवा दिए, परंतु तीसरी मांग के संबंध में कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, मांग, ठीक है, तो ये मांग की बात थी। ठीक है, बताइए दोस्तों। और अगला कथन है कि मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इन 3 सही कूट का चयन करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सी बातें सही हैं? बताइए। इनमें कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ये तीनों ही कथन सत्य हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड, सामानों की कुर्की, कारावास या उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा दंड दिया जाता था? बताइए। छुपाने के कारण कौन सा दंड दिया जाता था? तो दोस्तों मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए जो दंड दिया जाता था वो था मृत्यु दंड। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्त्रीवध को हत्या के समान माना जाता था। अगला है स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। अगला है स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति प्राप्त थी तथा नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। वेश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था। इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों आपको ये बताना है। तो फटाफट से आंसर देते हुए सही उत्तर का चयन करें दोस्तों। बताइए। तो दोस्तों मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन जो कथन सत्य नहीं है वो ढूंढना है। आइए देखते हैं। तो स्त्रीवध को हत्या के समान माना जाता था, बिल्कुल सही है। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, ये भी सही है। स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति प्राप्त थी तथा नियोग प्रथा भी प्रचलित थी, बिल्कुल सही है। वेश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था दोस्तों, ये गलत है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दिव्य वेदांत से ज्ञात होता है कि उसके राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय, यानी बिंदुसार के समय की बात की जा रही है कि राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी पिंगल वत्स निवास करता था। बिंदुसार के काल में ही चाणक्य प्रधानमंत्री था। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है महाबोधि वंश तथा तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध करके अशोक ने साम्राज्य प्राप्त किया, ये भी कथन सही है। अशोक नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर तथा उदयगोलम अभिलेख से ही मिलता है, ये भी कथन सही है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? 1, 2, 3। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोधगया की यात्रा की और इसके बाद अभिषेक के बीच में वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया। लुम्बिनी ग्राम को उसने कर मुक्त घोषित कर दिया था, केवल 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। तो दोस्तों ये कथन सही है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट तथा बिहार की यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरणों से पवित्र हुए स्थान पर गया तथा उसकी पूजा की, ये भी कथन सही है दोस्तों। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था।
उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम पियदसी कहा गया है, जिसका अर्थ देवताओं को भीम देने में सुंदर है, देखने में सुंदर। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है? देवताओं का भीम देखने में सुंदर। तो तीनों ही कथन सही है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? सभी। आप कीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सांची मध्य प्रदेश में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, रूपनदेही नेपाल की तराई और निगाली सागर बिहार। बताइए इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें से अगर कौन सुमेलित नहीं की बात की जाए तो देखिए, सांची मध्य प्रदेश सही है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में ये भी सही है, रूपनदेही नेपाल की तराई ये भी सही है, निगाली सागर बिहार में नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पूछा क्या है? सुमेलित नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय, भाग उपज का हिस्सा, बलि एक प्रकार का राजस्व, हिण्य अनाज के रूप में कर। चलिए, तो सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय होती थी, बिल्कुल सही था। भाग उपज का हिस्सा होता था, बलि एक प्रकार का राजस्व कर था, हिण्य अनाज के रूप में कर था। दोस्तों ये गलत है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मेगस्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य को राज्यसभा में यूनानी राजदूत। अगला है अशोककालीन यूनानी व्यापारी, गुप्तकालीन यूनानी व्यापारी, हर्षकालीन चीनी तीर्थयात्री। तो मेगस्थनीज जो है दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था? पियदस्सी, कालीन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसिपल। तो दोस्तों ये प्रिंसेप होगा। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था? जेम्स प्रिंसेप। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अशोक अभिलेख की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम टी फैंथलर ने किया था। अशोक के अभिलेखों की मूल भाषा प्राकृति थी। तो दोस्तों प्राकृति नहीं, प्राकृत भाषा क्या थी? प्राकृत थी। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। तो दोनों ही कथन दोनों सही हैं दोस्तों। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही पूछा है? तो पहला ही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तृतीय मुख्य अभिलेख, द्वितीय मुख्य अभिलेख, नवा मुख्य अभिलेख, प्रथम स्तंभ अभिलेख। बताइए। सॉरी, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है? दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। फटाफट से आंसर दीजिए। तो दोस्तों अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है वो है आपका द्वितीय मुख्य अभिलेख। बात समझ में आ रही है? द्वितीय मुख्य अभिलेख। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। सिंहासन पर विराजमान होने के बाद अशोक ने केवल एक ही युद्ध लड़ा जिसे कलिंग युद्ध कहा जाता है। अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। सही है। ब्रभ्रु अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग युद्ध के 2.5 वर्ष बाद अशोक ने उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ये भी कथन सही है दोस्तों। तो दोनों ही कथन सही है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आइए देखते हैं।
ये हो जाएगा दोस्तों पहला और दूसरा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अशोक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? अशोक कला प्रेमी तथा कला का संरक्षक था। अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान किया जाता है। अशोक का सर्वाधिक पसंदीदा पक्षी कबूतर था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? अशोक कला प्रेमी तथा कला का संरक्षक था, ये कथन सही है। अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान किया जाता है, सही है। अशोक का सर्वाधिक पसंदीदा पक्षी कबूतर था दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि उसका पसंदीदा पक्षी कौन सा था? मयूर था। बात समझ में आ रही है? अशोक का पसंदीदा जो था वो क्या था? मयूर था। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहला और दूसरा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अशोक के धम्म की यात्रा का सही क्रम क्या है? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, गया। गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी। सारनाथ, श्रावस्ती, गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु। श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ, कपिलवस्तु। तो दोस्तों अगर बात की जाए अशोक के धम्म यात्रा का क्रम की, तो सबसे पहले उसने लुम्बिनी में यात्रा की, फिर कपिलवस्तु में, फिर सारनाथ में, श्रावस्ती में, फिर गया में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के विषय में सत्य नहीं है? अशोक ने प्रादेशिक राजूक तथा युक्तों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार के लिए यात्रा पर भेजा था। इसे अनुसंधान कहा गया, जबकि उज्जैन एक तक्षशिला में प्रति तीसरे वर्ष इन्हें यात्रा के लिए भेजा जाता था। अशोक ने धम्म में अहिंसा, बड़ों का सम्मान, पशुवध पर रोक, सभी संप्रदायों में सहिष्णुता, खेल उत्सव एवं कर्म कांडों पर रोक, ब्राह्मणों एवं श्रमों के प्रति उदारता आदि शामिल थे। धर्म महत्व को महिला सहित विभिन्न सामाजिक समूह में धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किया एवं अपने साम्राज्य में न्याय लागू करने के लिए रज्जुका नियुक्त किया। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो दोस्तों ये तीनों ही बातें क्या हैं? सत्य हैं। इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए? इनमें से बताइए दोस्तों, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये तीनों सही बातें हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। आधारित था दोस्तों, ठीक है, आधारित था होना चाहिए। आधारित था, केंद्रित स्वरूप लेने के बावजूद भी निरंकुश नहीं था, बिल्कुल सही है दोस्तों। कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया। राज्य के 7 अंग है, राजा आमत 7 अंग है, न कि 7, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 7 अंग हैं, राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोषदंड, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये भी सही है। सप्तांगों में कौटिल्य राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है तथा शेष को अपने अस्तित्व के लिए राजा पर ही निर्भर बताता है, बिल्कुल सही है। तीनों ही कथन सत्य हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? सभी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौर्य काल में दास व्यवस्था के विषय में विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। मेगस्थनीज तथा स्त्रियों के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था, यह सही है। त्रिपिटक में 3 प्रकार तरह का हो लेने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया। अशोक के शिलालेखों में दास और कर्मकार का उल्लेख मिलता है। तो उसमें त्रिपिटक में 4 तरह के कर लेने का दिया गया है और 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। 3 प्रकार 4 प्रकार के कर।
पहला और तीसरा सही है। तो बड़े पैमाने पर लगाया गया, तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है दोस्तों, तो केवल दूसरा सत्य नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण थे। मौर्य साम्राज्य केंद्रित प्रशासन पर टिका था, जिसे सबसे मजबूत आधार था। सुयोग्य एवं सुदर्शी सम्राट 322 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा। लगभग 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या हो गई। तो ये दोनों ही कथन क्या है दोस्तों, पतन के कारण थे। तो क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल की विशेषताएं नहीं है। निर्माण कार्य में पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, लौह का सदा हुआ प्रयोग, चमत्कार पॉलिश का प्रयोग, भवन निर्माण में लोहे का विशेष प्रयोग, मूर्तियों का निर्माण। तो दोस्तों अगर हम मौर्य काल की विशेषताओं की बात करते हैं तो निर्माण कार्य में पत्थरों का इस्तेमाल हुआ सही है, लौह का सदा हुआ रूप सही है, चमत्कार पॉलिश का प्रयोग किया गया था ये भी सही है, भवन निर्माण में लोहे का विशेष प्रयोग नहीं दोस्तों, लकड़ी का विशेष प्रयोग किया गया था, तो ये गलत हो गया आपका। मूर्तियों का निर्माण बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इसी तरह से अपना प्यार अपना भरोसा बनाए रखें दोस्तों, मैं इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लाता रहूँगा दोस्तों। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।